छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2025 कार्यरत शिक्षकों के लिए सीजीटेट 2026 फ्रेशर कैंडिडेट के लिए सीजीटेट 2026 की ये क्लास है। और इस क्लास में मैं बाल विकास की क्लास 3 पर बात करूंगा, जिसमें हम बहुत सारे विकास के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, बहुत सारे बुद्धि के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। तो जो भी साथी नए हैं, पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं हूं विमल सर और आप देख रहे हैं सीजी जॉब एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो चलिए साथियों, एक एक करके हम बुद्धि के इन सिद्धांतों पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की सेशन को। सबसे पहले हमारा ये जो टॉपिक आता है वो है जीन पियाजे। आप सुने होंगे, इस जीन पियाजे से एक अंक के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। और जीन पियाजे जो है एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। चलिए बात करें जीन पियाजे की। तो जीन पियाजे जो कि स्विट्जरलैंड के निवासी थे और ये एक मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे का मानना था कि बालक जैविक रूप से परिपक्व होते, जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती जाती है तो बालक जो है जैविक रूप से परिपक्व होते जाते हैं। अर्थात उम्र के बढ़ने के साथ साथ वो वस्तु के बारे में एक अवधारणा बना लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। ये कहना है जीन पियाजे का। और जीन पियाजे ने एक कथन दिया है। इस कथन को आपको याद रखना है, क्योंकि ये कथन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जीन पियाजे ने क्या कथन दिया? बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है। देखिए, ये कई बार आपके सीजीटेट के एग्जाम में भी आ चुके हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इस वाले कथन को बिल्कुल आप याद रखेंगे। तो जीन पियाजे ने क्या कहा कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ठीक है भाई, तो ये कथन है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, जब बात आती है जीन पियाजे की, जब बात आती है जीन पियाजे के अवधारणा की, तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कुछ अवधारणा दिया है। पहले हम उनकी सिद्धांत की बात करें, इसके पहले इनके इस अवधारणाओं पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है अनुकूलन, जिसको एडॉप्टेशन का नाम दिया जाता है। तो आखिर ये एडॉप्टेशन होता क्या है, अनुकूलन होता क्या है? तो देखिए साथियों, अनुकूलन तो जब हम स्वयं को वातावरण के हिसाब से ढाल लेते हैं तो वही क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। जैसे कैसे आप स्वयं को अपने वातावरण के हिसाब से ढालते हैं? जैसे आप जिस भूप्रदेश में रहते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं, वह इलाका गर्म इलाका है, यानी कि वहाँ ठंड नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपको जम्मू कश्मीर लद्दाख जैसे स्थानों पर छोड़ दिया जाता है, रहने को भेज दिया जाता है, ऐसे में आप जो है वहाँ के उस वातावरण के हिसाब से स्वयं को ढाल लेते हैं। और यही स्वयं को वातावरण के हिसाब से ढालना ही क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है, एडॉप्टेशन कहलाता है। अर्थात स्वयं को वातावरण के हिसाब से ढालना ही अनुकूलन है। क्लियर है दोस्तों? और ये जो अनुकूलन है दो तरीके से होता है। आप दो तरीके से अपने आप को ढाल पाते हैं। एक तो होता है आत्मसातकरण और एक होता है समायोजन। अब इन दोनों पर पहले चर्चा करने, पहले आता है आत्मसातकरण, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, आत्मसातकरण क्या होता है? तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण है। देखो, अब पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान में कैसे आप कोरिलेट पाते हैं, कोरिलेट कर पाते हैं? जैसे पूर्व ज्ञान, जैसे आपको साइकिल चलाना आता है, ये आपकी पूर्व ज्ञान है, यानी कि आपको साइकिल चलाने का ज्ञान है। अब आप थोड़ा बड़े हुए, आपको बाइक चलाना सीखना है। आपका नया ज्ञान क्या है, बाइक चलाना। आपका नया ज्ञान क्या है, बाइक चलाना। तो नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ आप जोड़ करके, अर्थात यदि आप पूर्व ज्ञान है, आपको बाइक को ढुलाना सीखने की जरूरत नहीं है, बैलेंस बनाना सीखने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने पूर्व ज्ञान के आधार पर वो करना पहले से सीख लिया है। तो पूर्व ज्ञान के आधार पर आपने क्या किया, एक नए ज्ञान की रचना की, अर्थात नए ज्ञान के साथ पूर्व ज्ञान को आपने जोड़ दिया, और यही क्या कहलाता है, आपके आत्मसातकरण
एसिमिलेशन कहलाता है। ठीक है भाई, चलिए अब आता है समायोजन। कैसे समायोजन करें? तो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल। अब देखो, आप पूर्व ज्ञान जो है उसमें कुछ परिवर्तन करेंगे। अब पूर्व ज्ञान में कैसे परिवर्तन? जैसे यदि आप में से कोई महिला साथी हमसे जुड़े हुए होंगे, ठीक है, हमारे सब्सक्राइबर होंगे, अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये आप स्वयं अपने से सोच के देखिएगा दोस्तों। जैसे पूर्व ज्ञान, आपकी शादी नहीं हुई है, आपको खाना बनाना आता है, ठीक है, आपको खाना बनाने का ज्ञान है, क्योंकि आप शादी के पहले यानी कि आप अपने मायके में जिस तरीके से खाना बनाती है, जरूरी है कि वही आपके ससुराल में बने। आपके मायके पक्ष में नमक कम खाते हैं, मिर्च कम खाते हैं, मसाला कम खाते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी शादी हुई, आप ससुराल गए, आपके ससुराल पक्ष में नमक ज़्यादा खाते हैं, मिर्च ज़्यादा खाते हैं, मसाला ज़्यादा खाते हैं। अब आपको क्या करना है? आपका पूर्व ज्ञान में आपने क्या किया? परिवर्तन किया, और उस वातावरण यानी कि आपके ससुराल के वातावरण, खाने पीने का जो है, उसके हिसाब से आपने तालमेल बिठाया। वही क्या कहलाएगा? आपका आत्मसातकरण कहलाएगा। आई बात समझ में? आत्मसातकरण और वही समायोजन कहलाएगा। मेरे दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ठीक है। यानी कि पूर्व ज्ञान और आपको उसमें परिवर्तन करना है और वातावरण के साथ तालमेल बिठाना है, वो कहलाएगा आपका समायोजन, ठीक है। एकोमोडेशन और आत्मसात, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसात है, ठीक है। तो ये दो चीजें और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात कर लेता हूं। इसी में एक और आता है, वो है संतुलन या साम्य धारणा, जिसको इक्विलिब्रेशन या इक्विलिब्रेशन कहा जाता है। अब संतुलन या साम्य धारणा क्या होगा? तो इसमें आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच, यानी कि आत्मसातकरण और समायोजन की दोनों के बीच जब हम तालमेल बिठाते हैं, दोनों के बीच जब समायोजन की बात आती है, तो वो कहलाता है संतुलन या साम्य धारणा। क्लियर है? चलिए, अवधारणा तो देख लिया हमने। अब हम बात करेंगे जिन पियाजे की इन 4 अवस्थाओं के बारे में, जिनको पियाजे ने दिया है, और आपके क्वेश्चन यही से बनते हैं, ठीक है। तो चलिए, जिन पियाजे से 1 या 2 नंबर के प्रश्न बनते हैं, जिसको अभी मैंने 1 नंबर के प्रश्न जस्ट पहले बताया, उनमें से बन सकता है। अभी जो मैं बता रहा हूं, इनके 4 विकास की अवस्था, यहां से भी क्वेश्चन उठाया जाता है। अंदर से क्वेश्चन उठाते हैं, इसलिए आप बिल्कुल अंदर से पढ़िएगा, तभी आपके पेपर अच्छे से बनते हैं। चलिए देखिए, जिन पियाजे की 4 अवस्था होती है, और ये 4 अवस्था क्या क्या है, मेरे साथ रटेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे। संवेदी पूर्व मूर्त औपचारिक, 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 0227 711 11 प्लस एबव, 0227 711 11 प्लस एबव, 0227 711 11 प्लस एबव। याद है? मैंने तो ऐसे ही याद किया है। जी हाँ, और मैं जैसा किया हूँ वो आपको मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर। अब सेंसरी मोटर अवस्था क्या है? सबसे शुरू स्टेज, यानी कि 0 से 2 वर्ष के बीच की अवस्था, जन्म से 2 वर्ष के बीच की अवस्था, ये कहलाता है संवेदी क्रियात्मक अवस्था। यानी कि आपने देखा, उम्र 0 से 2 वर्ष है, यानी कि इतना छोटा बच्चा है। अब छोटा बच्चा अपने दम पर तो कुछ कर नहीं सकता। क्या कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा, वो पूर्णतः डिपेंड रहेगा अपने पेरेंट्स पर, है ना। तो इस अवस्था में क्या होगा? बच्चे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। कैसे ज्ञानेंद्रियों? ज्ञानेंद्रिय 5 प्रकार के होते हैं, मैं इस पर ज्यादा डिटेल चर्चा नहीं करूंगा। 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रिय होती हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। अब देखो, इसमें क्या करते हैं, बच्चा ज्ञानेंद्रिय से सीखता है, यानी कि वो देखकर सीख रहा है। जैसे उसको कोई भी वस्तु पकड़ा देते हो ना, वो मुंह में ले लेता है, सीधा उसको चखने की कोशिश करता है, चूसने की कोशिश करता है, यानी कि वो चख कर
मुंह से स्वाद के माध्यम से वो सीख रहा होता है, देखकर, सुनकर, त्वचा के माध्यम से अनुभव करके वो सीख रहा होता है, क्योंकि ये बहुत ही छोटी स्टेज है। और इस स्टेज में बच्चा क्या करेगा भाई? संवेदी अंगों से सीखेगा। ठीक है, इसमें वस्तु के स्थायित्व का गुण आ जाता है। संवेदी अंगों से चीजों को देख सकता है। मैंने अभी कहा जितने भी संवेदी अंग है उसका उपयोग करके बच्चा सीखता है, इसलिए संवेदी क्रियात्मक अवस्था इसको कहते हैं। और इस अवस्था में केवल देख पाता है वो संवेदी अंगों से, जैसे जीभ से, नाक से, आंख से, कान से, लेकिन वो क्रिया नहीं कर पाता। ये अवस्था संवेदी क्रियात्मक अवस्था है। क्लियर है भाई? संवेदी क्रियात्मक अवस्था समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए पूर्व संक्रियात्मक इसमें देखो प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज है ये। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और ये अगला जो उम्र सीमा यानी कि 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच की होती है। अब देखो लड़का 2 से 7 वर्ष के हो गए, मतलब क्या है? वो प्रतीकात्मक विचार आना उसके मन में अब जो है शुरू हो गया है। विभिन्न वस्तुओं को देख रहा है, प्रतीक को वो जान रहा है। ठीक है, अब यह क्रिया करने की पहले की अवस्था है, अर्थात कोई भी क्रिया करना है उसके ठीक पहले की अवस्था पूर्व संक्रिया। नाम से स्पष्ट है, संक्रिया यानी कि क्रिया के पूर्व, इसलिए इसको पूर्व संक्रियात्मक कहा गया है। और यह क्रिया करने की पूर्व की अवस्था है। अब इसमें क्या करेगा बच्चा? कोई भी चीजों को देख रहा है, देख सकता है, समझ भी सकता है, लेकिन उस पर क्रिया नहीं कर सकता है ना भाई। जैसे बच्चा जो है साइकिल को तो देख पा रहा है, समझ भी पा रहा है, उसको नाम भी बता देगा वो, हाँ यह साइकिल है, लेकिन वो क्या उस पर क्रिया कर सकता है? नो, नेवर, वो क्रिया नहीं कर सकता। तो ये पूर्व संक्रिया, नाम से वो संक्रिया ही नहीं कर पाता उस वस्तु को लेकर, इसलिए इस स्टेज को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। ओके चलिए थर्ड स्टेज देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज। तीसरी अवस्था है मूर्त। मूर्त यानी ठोस, मैंने बताया भी है ना, मैं इस पर ज्यादा नहीं करूंगा। मूर्त यानी ठोस वस्तुएं। अब इसकी उम्र सीमा पर पहले आओ तो 7 वर्ष से 11 वर्ष होती है। अब ये मूर्त तर्क और चिंतन करता है, यानी कि भाई देखो मूर्त मतलब जो चीजें हैं सामने में, केवल उसी के बारे में वो बातचीत कर सकता है, उसी के बारे में वो चिंतन मनन कर सकता है, सोच सकता है। जैसे उसके सामने हाथी है तो वो बता देगा हाथी के 4 पैर होते हैं, बड़ा होता है, सुपा जैसे कान होते हैं, लंबी सूंड होता है। लेकिन जब उसके सामने हाथी न हो तो वो बच्चा नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि ठोस रूप में उसके सामने हो तभी वो क्या कर सकता है? संक्रिया कर सकता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे में संरक्षण, वर्गीकरण, क्रमिकता का गुण आ जाता है। अब बच्चे वर्गीकृत कर पाते हैं, यानी कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन गिलास में ज्यादा है, कौन गिलास में कम है, मत थोकन लहा धन ज्यादा लहा, बड़का रोटी लहा धन छोटे रोटी लहा। ठीक है, अपन बंटवारा ला जानदार थे लइका, भले ही वहाँ स्कूल नहीं जाते है ना, लेकिन यह स्कूल जाए के अवस्था, अभी स्कूल जाए के अवस्था है तो चीज ला जानबेज करी है ना, स्कूल जात नहीं जाने भाई। तो 7 से 11 वर्ष में लइका वर्गीकरण क्रम ला जानदार थे, 1 2 3 4 के क्रम ला, तो हर वो चीज को वो जान जाता है। ठीक है, जो काउंटेबल है। ओके मेरे दोस्तों, ये है मूर्त संक्रियात्मक, यानी कि ठोस रूप में जो है उसी के बारे में वो संक्रिया कर पाएगा। चौथा और लास्ट स्टेज है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और इसकी जो उम्र वर्ष है वो 11 वर्ष से 15 वर्ष, यानी कि 11 वर्ष से ऊपर की जो अवस्था है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। और इस अवस्था में बच्चे जो है अमूर्त तर्क और चिंतन करने लगते हैं। अब देखो मूर्त मने मतलब मैंने क्या कहा? ठोस, और अमूर्त मतलब कल्पना। अमूर्त मतलब एक प्रकार से कल्पना। अब कल्पना मतलब क्या भाई? जो चीज सामने नहीं है ओकर बारे में वो कल्पना भी, जैसे कोई बच्चा जो है 15 साल का, 14 साल का, वो दिल्ली नहीं देखा है, फिर भी वो बता देगा कि दिल्ली में ये दुकान है, वो दुकान है, गुपचुप का ठेला होगा, बड़ा सिटी है। क्यों?
क्योंकि वो अमूर्त कल्पना कर सकता है। जो उसके सामने नहीं है ना, वो उसके बारे में सोच के विचार के बता सकता है। उसके में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आ गया है, इसलिए। ठीक है, अर्थात ये संक्रिया के साथ भी संक्रिया कर लेता है। तो ये है 4 अवस्था। ठीक है मेरे दोस्तों, जीन पियाजे की। अगला थ्योरी पर बात करेंगे, वो है लॉरेंज कोहल वर्ग। देखो, लॉरेंज कोहल वर्ग जो कि नया थ्योरी दिया था। लॉरेंज कोहल वर्ग का क्या सिद्धांत है? तो नैतिकता का सिद्धांत दिया था। और यहां से एक क्वेश्चन कैसे बनता है, लॉरेंज कोहल वर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? 4 ऑप्शन है, संक्रियात्मक अवस्था, नैतिक चिंतन। तो नैतिक चिंतन का सिद्धांत दिया था। इसके अलावा नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोत्स्की, कोहल वर्ग। 4 ऑप्शन दे देगा, जीन पियाजे और चॉम्स्की। आपको बताना है कि कोहल वर्ग ने दिया था नैतिकता का सिद्धांत। ठीक है, ये 2 तरीके से प्रश्न बनते हैं और फिर टू द पॉइंट इससे प्रश्न भी बनते हैं। तो ये जो कोहल वर्ग हैं, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास को जानने के लिए क्या किया था? 11 कहानियां का इस्तेमाल किया। 11 प्रकार के कहानियों का इस्तेमाल किया ताकि वो नैतिकता को जान सके, नैतिक विकास को जान सके। ठीक है, हम केवल थ्योरी की बात करेंगे, इनके स्टोरी पर नहीं आएंगे। अब जो है नैतिक विकास के सिद्धांत तो है, तो आखिर नैतिकता किसे कहेंगे? ठीक है, नैतिक विकास के सिद्धांत को जानूं, इसके पहले मैं ये जानना चाहता हूं आखिर ये नैतिकता क्या है। बच्चे कैसे जानेंगे कि कोई भी कार्य नैतिक है या अनैतिक है, सही है या गलत है? तो जब सही और गलत की पहचान करना है तो वही तो नैतिकता है। यानी कि सही और गलत के पहचान करने का गुण ही नैतिकता है। नैतिक गुण है कि आप सही या गलत की पहचान करो। बच्चे सामाजिक परिवेश से ये गुण को सीखते हैं। भाई, चोरी करना गलत है, समाज में रह के सीखेगा। नशा करना गलत है, कोई भी व्यसन करना गलत है ना, जुआ खेलना गलत है, वो समाज से सीखेगा। समाज से ही वो जानता है ये काम करना नैतिक है या ये काम करना अनैतिक है। ठीक है ना। अब नैतिक दुविधा में कोई बच्चा कब पड़ता है या कोई व्यक्ति भी नैतिक दुविधा में कब पड़ेगा? तो देखो भाई, अब जब आप सही और गलत का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, अर्थात आप क्या सही है क्या गलत है उसका निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तब आप नैतिक दुविधा में हैं। समझ गए? और जब आप नैतिक दुविधा में आते हैं, तर्क करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, आप सोच रहे होते हैं, तो वही सोच, वही तर्क, और उसी तर्क के आधार पर आप एक निष्कर्ष को चुनते हैं, एक रास्ता को चुनते हैं, सही या गलत को चुनते हैं, तो वही कहलाता है नैतिक तर्कणा। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बात करेंगे। अब नैतिकता का ये सिद्धांत और कोहल वर्ग ने 3 प्रकार की अवस्था इसमें बताया है। यानी कि 3 स्तर हैं। सबसे पहला स्तर प्राक रूढ़िगत अवस्था, यानी कि प्राक मतलब होते हैं पहले, रूढ़िगत अवस्था के पहले, रूढ़ी के पहले, रूढ़िवाद के पहले। तो यह नैतिक चिंतन का सबसे नीचे का चरण है, जिसमें उम्र सीमा 4 वर्ष से 10 वर्ष होती है। ठीक है, सबसे निचला चरण है, 4 से 10 वर्ष होती है। इस उम्र में क्या सही है क्या गलत है लड़का नहीं जाने। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है 4 से 10 वर्ष के बीच का लड़का नहीं जानता, लड़की नहीं जानती, बेटा बेटी नहीं जानते। और इसमें वो सही गलत का फैसला कैसे करता है? तो मिलने वाले सजा या उपहार से। जैसे एक 5 साल के लड़का यदि कहूँ कर 10 रुपया चुरा के ले आई, चोरी करके ले आया, अगर मम्मी से पापा से उसको झापड़ पड़ गया, वो समझ गया कि मैंने जो काम किया वो गलत है। अगर वहीं पर मान लो किसी का खिलौना गुम गया, उस बच्चे को मिला और उसको वापस देने गया था, तो उनको मिलेगी शाबाशी, उनको मिलेगी गुड ब्लेसेस। तो उस बच्चा समझ जाएगा कि मैंने अच्छा काम किया है। यानी कि सही और गलत का फैसला, सजा या
उपहार से बच्चा क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। बच्चा उसको सही गलत को कहना चाहिए सजा या उपहार से तौल रहा है, उसी से जान रहा है ना। क्यों? 4 से 10 वर्ष में बच्चा नहीं जानता, वो स्वयं निष्कर्ष नहीं ले पा रहा है, वो सामने वाले के सही और गलत के सजा और उपहार से उसको देख पा रहा है। ठीक है। और इसी प्राक रूढ़िगत में 2 चरण आता है। अब प्राक रूढ़िगत में क्या क्या 2 चरण आता है? पहला चरण बाहरी सत्ता। अब बाहरी सत्ता आधारित, तो यह पहला चरण है। ये नैतिक सोच सजा से बंधी हुई होती है। जैसे बच्चे जानते हैं कि बड़ों की बातें मानी, यानी कि बच्चे को पता है कि हमें बड़ों की बात मानना है, यदि नहीं मानेंगे तो झपाक से हमको पड़ जाएगा, हमको सजा मिलेगी, इसलिए बच्चा मानते हैं। ये बाहरी सत्ता पर आधारित है। साधन सापेक्ष उन्मुखता, ये दूसरा चरण है। इसमें क्या होता है? बच्चा यह सोचता है कि कैसे व्यवहार कोई उनके साथ करेगा वैसा ही हम खुद भी करेंगे, यानी कि इस अवस्था को साधनात्मक सापेक्षता या उन्मुखता की अवस्था को हम जैसे को तैसा अवस्था भी कहते हैं। यानी कि अगर तैमोला एक झापर मारे तो महू तोला एक झापर मारना। छोटे के लड़का मन ज्यादातर इसने होते, अगर तैमोला गाड़ी देबे तो महू छतोला गाड़ी दहा, तय अगर मोर कालर ला धरबे तो महू छतोर कालर ला धरिया। ये होता है इस अवस्था में। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा देखो, इसी अवस्था में अब आता है रूढ़िगत अवस्था में चिंतन। ये जो है कोहल वर्ग के नैतिक विकास की दूसरी अवस्था है, और इस अवस्था में लोग पूर्व में बनाए गए सोच के आधार पर चीजों को देखते हैं। अब पूर्व में बनाए गए यानी कि जो माता पिता ने जो नियम बनाया है, बच्चे उसी नियम को सही मानते हैं। ठीक है ना। सही और गलत मम्मी पापा द्वारा बनाए गए नियम को मानते हैं। समझ रहे हैं? ये है रूढ़िगत अवस्था में चिंतन। अब आता है, इसमें भी आपका 2 चरण आता है रूढ़िगत अवस्था में। कैसे? अच्छी लड़की या अच्छा लड़का उन्मुखता, यानी कि विश्वास, दूसरों का ख्याल, दूसरों के व्यवहार नैतिक व्यवहार का आधार मानते हैं। अगर दूसरों से अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, है ना, तो ये नैतिकता की श्रेणी में आएगा। बच्चे और माता पिता द्वारा बनाए गए नैतिक व्यवहार के मापदंड, यानी कि मम्मी पापा बताते हैं क्या सही है क्या गलत है, उसके हिसाब से अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनती है। यानी कि अच्छा काम कर रहा है तो अच्छा लड़का है, अच्छा काम नहीं कर रहा है तो अच्छा लड़का नहीं है। अच्छी काम कर रही है तो अच्छी लड़की है, नहीं कर रहे हैं तो अच्छी लड़की नहीं है। ये जो है माता पिता द्वारा बनाए गए नैतिक व्यवहार पर, उसी के मापदंड पर चलता है। दूसरा इसी में आता है कानून और व्यवस्था। अब कानून और व्यवस्था में क्या होगा? इसमें बच्चा जो है नैतिक निर्णय सामाजिक आदेश, कानून, न्याय, कर्तव्य पर आधारित होते हैं। यानी कि उसको कानून के बारे में जानकारी हो जाती है। उनको पता है अगर मैं चोरी करूंगा, पुलिस पकड़ लिया तो मुझे सजा होगी, इसलिए मुझे चोरी नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है। क्यों? वो कानून के दायरे में बंधा हुआ है और उसी दायरे के अंदर रह करके फिर वो काम करता है। ये है कानून और व्यवस्था संबंधी उन्मुखता। तीसरा स्तर आता है उत्तर रूढ़िगत, माने कि रूढ़ी से ऊपर उठकर सोचना। ये कोहल वर्ग के नैतिक विकास की तीसरी अवस्था है। इसमें निर्णय खुद लिए जाते हैं। अब लड़का बाढ़ गए, ढमढेढ़ा हो गए, यानी कि वो माता पिता पर डिपेंड नहीं है, वो स्वयं से निर्णय ले सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो बच्चा कैसे निर्णय लेता है उसको भी देखो। इसमें देखो पहला चरण क्या कहता है? सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। इस अवस्था में किशोर ये सोचने लगता है कि कुछ मूल अधिकार, सिद्धांत, कानून के ऊपर भी हो सकते हैं। नियम भले ही, देखो इसमें युवा क्या सोचता है, भले ही नियम हमारे लिए बने हों, लेकिन अगर उस नियम से किसी का भला हो, उस नियम को तोड़ने से किसी का भला हो, तो उस नियम को तोड़ देना चाहिए। जैसे मान लो किसी पेशेंट को एम्बुलेंस से शहर के अस्पताल ले जा रहे हैं, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, उसी दौरान हॉस्पिटल ले जाने के ही पहले सिटी में हम घुसे ही थे कि जो है रेड लाइट आ गया चौक में। अब गाड़ी को हम रेड लाइट में रोक दिए। अब गाड़ी को हम रेड लाइट में रोकेंगे, क्या पता 5 मिनट के रुकने से वो सीरियस मरीज के साथ कुछ गलत ना हो जाए,
इसलिए हमने क्या किया, उस रेड लाइट को ही पार कर दिया, यानी कि वहां पर हमने नियम को तोड़ दिया। ये सोचा एक युवा ने, मैं नियम को क्यों तोड़ा, क्योंकि किसी की भलाई हो। मैंने नियम को क्यों तोड़ा, किसी की जान को बचाने के लिए। तो यही चीजें यहाँ पर कही गई है, भले ही नियम व्यक्ति के लिए बना हो, लेकिन अगर उस नियम से किसी का गलत हो रहा है तो उस नियम को तोड़ देना ही उचित है। ठीक है, स्टेज 1 समझ में आ गया। चरण 2 देखिए, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। अब इस अवस्था में किशोर दूसरे के नियम पर नहीं बल्कि खुद के बनाए हुए नियम पर कार्य करता है। जब व्यक्ति कानून और अंतरात्मा के आवाज, देखो अब जब बच्चा फंस जाता है कि कानून और अंतरात्मा स्वयं के बारे में सोचता है, अरे ये काम तो गलत है, अब दोनों के बारे में सोचता है, तो उनके अंतरात्मा से आवाज आती है, वो निर्णय नहीं ले पाता, तर्क करने लगता है और वो अंतरात्मा की आवाज को सुनता है ना। वो मन की आवाज को सुन, बोलते हैं ना भाई, तो मन की आवाज सुन। वो टीवी मन में सीरियल आते देखे हुआ, पिक्चरों में आते, दू ठन ओकर सामने ओकर हम सब लाए थे, एक ठन करिया पहने रहते, एक ठन आने, अब वो वाला निगेटिव और पॉजिटिव की तरह, तो उसने समझ जावा, है ना भाई। तो ये है जो है कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे बात करेंगे वाइगोत्स्की, जो कि लेओ वाइगोत्स्की हैं। इन्होंने भी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, याद रखना है। तो लेओ वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। लेओ वाइगोत्स्की जो कि रूस के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। और इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि जो बच्चा है समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी कि बच्चा बड़ा होकर समाज में जाता है, छोटा भी रहता है ना, समाज में उठता बैठता है, समाज के लोगों के साथ रहकर ही वह सीखता है, उनसे बातचीत करके ही वह सीखता है। अर्थात पहले बच्चा अंतःक्रिया करता है समाज में, समाज के लोगों के साथ, उसके बाद उसका क्या होता है, विकास होता है। ये कहा लेओ वाइगोत्स्की ने। ठीक है, जबकि पियाजे ने इसके जस्ट विपरीत दिया। पियाजे ने कहा पहले विकास होता है, बाद में बच्चा सीखता है। और इसमें क्या कहा गया है, लेओ वाइगोत्स्की पहले वो अंतःक्रिया करता है, यानी कि समाज में वो अंतःक्रिया करता है और उसके बाद उसका विकास होता है। ठीक है, चलिए वाइगोत्स्की ने 2 प्रकार की अवधारणा दी। एक कहा उन्होंने समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD, और एक बताया उन्होंने स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग इंपॉर्टेंट है। ZPD क्या है, जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो वास्तविक विकास के क्षेत्र और संभावित विकास के क्षेत्र के बीच के अंतर को ही समीपस्थ विकास के क्षेत्र कहते हैं। उदाहरण से समझो, बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो वह पहले उसी की मदद की आवश्यकता होती है, यानी कि उसको मदद दिया जाता है। एक प्रकार से स्कैफोल्डिंग की ही तरह होता है ये भी। ठीक है, अर्थात उसकी मदद की जरूरत होती है और उसी मदद के बाद वो सीखता है, यही मदद ZPD कहलाता है। स्कैफोल्डिंग, इसको हिंदी में पार या ढांचा कहा जाता है। तो वयस्कों के द्वारा दी जाने वाली जो सामान्य मदद है या मार्गदर्शन ही स्कैफोल्डिंग कहलाता है। यानी कि बच्चा को कुछ सिखा रहे हो, सिखाने के दौरान थोड़ी थोड़ी उनकी हेल्प कर रहे हो, वही हेल्प क्या कहलाता है, पार या ढांचा, जिसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की ने भी जो है सिद्धांत दिया। आइए बात करें नॉम चॉम्स्की की। तो नॉम चॉम्स्की जो है अमेरिका के निवासी थे और इनका मानना था कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है। देखो, बच्चे के दिमाग में एक डिवाइस है, उस डिवाइस का क्या नाम है, तो LED डिवाइस है। बच्चे के माइंड में, उसके मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है और उसी डिवाइस के मदद से बच्चा क्या करता है, भाषा सीखता है। इन्होंने कहा कि बच्चे में भाषा सीखने की जो क्षमता है जन्मजात होती है और उस डिवाइस का नाम बताया इन्होंने LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र, और इसी की मदद से बच्चा भाषा सीखता है। ठीक है, इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत भी दिया, अर्थात बच्चों में व्याकरण सीखने की क्षमता
जन्मजात होती है। इसलिए आप देखे हैं क्या बच्चे को हिंदी सीखने के पहले उन्होंने व्याकरण सीखा, क्या उन्होंने संज्ञा सीखा, क्या उन्होंने सर्वनाम सीखा, क्या उन्होंने विशेषण सीखा? नहीं, बिना व्याकरण सीखे बच्चा हिंदी बोलना सीख गया। हम छत्तीसगढ़ी में क्या ग्रामर सीखे? नहीं, बिना ग्रामर के हमने छत्तीसगढ़ी को सीख लिया। और यही क्या है, कैसे सीखा? उनके माइंड में ही एलईडी डिवाइस है, उसी डिवाइस की मदद से बच्चा सीखता है। ठीक है, ये किसने कहा मेरे दोस्त? ये कहा नॉम चॉम्स्की ने। अब देखो, नॉम चॉम्स्की ने भाषा के दो नियम बताए, एक तो है सामान्य संरचना का नियम और एक कहा देखिए सतही संरचना का नियम पहला, और दूसरा है गहरी संरचना का नियम। अब बात करेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी के शैक्षणिक उद्देश्य। देखो, ब्लूम टैक्सोनॉमी, जिसे बेंजामिन ब्लूम भी कहा जाते हैं। अब बेंजामिन ब्लूम जो कि अमेरिका के निवासी थे, इन्होंने कई शैक्षणिक उद्देश्य का वर्गीकरण किया है। सबसे पहले आता है ज्ञानात्मक पक्ष। ब्लूम ने 1956 में इसका वर्गीकरण किया और मानसिक क्षमताओं से संबंधित है। और इन्होंने कहा सरल से कठिन, इसका उद्देश्य जो है सरल से कठिन, निम्न से उच्च स्तर की ओर ले जाने के लिए ज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में ब्लूम ने बांटा है। क्या क्या? पहले ज्ञान से ग्रहण करता है, उसके बाद समझ विकसित करता है यानी कि बोध, उसके बाद अनुप्रयोग कर पाता है, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और छठवां उसका मूल्यांकन। उसके बाद दूसरा पक्ष इन्होंने दिया भावनात्मक पक्ष, और इसमें वे तरीके शामिल होते हैं जो भावनात्मक रूप से गुजरते हैं, जैसे कि उत्साह, तारीफ करना, प्रेरणा, घिरा इत्यादि। इसमें भी 5 भाग हैं। क्या क्या? सबसे पहले अग्रहण या ध्यान देना, दूसरे में आता है अनुक्रिया करना, तीसरे में आता है आकलन, चौथा संगठन और पांचवा है मूल्यों का चरित्रकरण। ठीक है, थर्ड में आएगा क्रियात्मक पक्ष, और इसमें भी जो है शारीरिक कौशल, मोटर स्किल आते हैं, और इसे भी 6 भागों में बांटा गया है। क्या क्या? सहज क्रियात्मक कौशल यानी कि अंग संचालन, दूसरा आधारभूत अंग संचालन, शारीरिक योग्यताएं, प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं, कौशल युक्त अंग संचालन और सुसंबंध या सांकेतिक संप्रेषण। ये है ब्लूम का टैक्सोनॉमी। अब हम देखते हैं सिगमंड फ्रायड, जिन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। सिगमंड फ्रायड क्या है, कौन है? देखो, सिगमंड फ्रायड जो कि ऑस्ट्रिया के निवासी थे, इनके सिद्धांत में मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया था। इसलिए सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत को मनोविश्लेषण का सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया और मन या मस्तिष्क के 3 प्रकार बताए, यानी कि मस्तिष्क को 3 प्रकार का बताया, मन को 3 प्रकार का बताया। क्या क्या? एक है चेतन मन, दूसरा अर्धचेतन, तीसरा अचेतन मन। तो पहला है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। यह मन वर्तमान के विचारों से संबंधित है, अर्थात वर्तमान में जो भी विचार आते हैं वो कहलाता है चेतन मन। यानी कि आप जब चेतन मन में सीखते हैं तो कोई भी चीजें वो समझ में आती है। अर्धचेतन मन यानी कि जैसे चेतन मन में कोई चीज हम याद करते हैं, वो वर्तमान में हमारे दिमाग में है, उसको हमने भूला नहीं है, वो है चेतन मन। यानी वो वर्तमान में वो विचार है, हमारे दिमाग में वो विचार मौजूद है, हमने उस विचार को भूला नहीं है, वो है चेतन मन। अर्धचेतन मन मतलब जो चीजें, जो जानकारी हमारे दिमाग में तो है लेकिन थोड़ा थोड़ा मिटना शुरू हो गया है, मतलब उसके बारे में तुरंत हमको नहीं पता चलता, थोड़ा सोचना पड़ रहा है, उसके बाद हम बता पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्धचेतन मन में वो चला गया है। ठीक है, उसके बाद आता है अचेतन, अचेत, अनकॉन्शियस। अचेत मतलब क्या? इसमें वो बातें आती है जो पूर्णतः हम भूल चुके होते हैं, और जब हम उसको याद करने की कोशिश करें तब भी वो याद नहीं आता, वो है अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है भाई, ये है सिगमंड फ्रायड का। अब जो सिगमंड फ्रायड है, इन्होंने व्यक्ति के भी 3 भाग दिए हैं, व्यक्तित्व के भाग। क्या क्या 3 भाग बताया? इदम,
अहम और परा अहम, ईगो, इद, ईगो और सुपर ईगो। अब इदम क्या है देखो, इसमें व्यक्ति शारीरिक मूल आवश्यकता को पूरी करना आता है। अब जो है शारीरिक आवश्यकता को बच्चा, जब व्यक्ति इदम में होता है तो वह अपनी शारीरिक आवश्यकता को पूरा करना चाहता है, और इसमें भूख आ जाता है, प्यास आ जा सकता है, काम वासना आ जाता है। ये सभी चीज़ें वो पूरा करना चाहता है। किसमें? जिस व्यक्ति में इदम का भाव होता है। और जिस व्यक्ति में अहम का भाव आ जाता है, यानी कि अहम मतलब घमंड, तो जिस व्यक्ति में अहम का भाव आ जाता है, आवश्यकताओं की संतुष्टि वो करता है, ठीक है, यानी कि वो परिणाम की चिंता करता है। अब जिसमें परा अहम के भाव आ जाता है, थर्ड स्टेज, जिसमें सुपर ईगो आ जाता है ना, वो व्यक्ति नैतिक, फिर वो जान जाता है कि मुझे अब भलाई के काम करना है, मुझे दान करना है, मुझे नैतिक काम करना है, मुझे लोगों की मदद करनी है। क्यों? उसमें सुपर ईगो आ गया, परा अहम का गुण आ गया, यानी कि उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, कह सकते हैं अध्यात्म के दृष्टिकोण से। समझ रहे हैं ना? ये व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन ने क्या कहा है, देखो भाई, एरिक एरिक्सन जो कि जर्मन के मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। तो एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? सिद्धांत, ये प्रश्न आता है भाई, याद रखना। तो मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? एरिक एरिक्सन ने दिया था। और इनके सिद्धांत के कितने प्रकार हैं? तो इनके सिद्धांत, इसके ट्रिक के माध्यम से हम समझते हैं। हालांकि ट्रिक आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। देखो, विश्व प परि पह आउस, विश्व प परि पह आउस, ठीक है, यानी कि इन्होंने जो भी सिद्धांत दिया है, इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले आता है विश्वास बनाम अविश्वास। ये 0 से लेकर 1.5-2 वर्ष तक की उम्र सीमा होती है। और इसमें क्या होता है, एक छोटे से जो लड़का है, समझ जा, है ना, 1-2 वर्ष के लड़का छोटा होता है। इस उम्र में बच्चे को क्या है, भरपूर प्यार मिलना चाहिए। अगर बच्चे को विश्वास हो गया कि मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार करते हैं, मतलब बच्चा बहुत अच्छे से उनकी परवरिश होगी, विकास होगा। लेकिन अगर बच्चे को सही प्यार नहीं मिला तो बच्चे में एकाकीपन, अलगाव की भावना आ जाती है। याद रखना इस बात को। दूसरा आता है स्वायत्तता बनाम शर्म। ये 2 से 3 वर्ष की अवस्था है। इस उम्र में बच्चा खुद काम को करने की कोशिश करता है। स्वायत्तता बनाम शर्म, यानी कि बच्चा खुद काम को करने की कोशिश करता है। छोटे छोटे देखना, नानकन 2-3 साल का लड़का है ना, जैसे तुमन बुता करत रही है ना, ईटा डोहारत रही है, वह कोशिश करी, और नान नान दत्ती बड़ बड़ ईटा डोहारे देवा। अगर वहीं पर लड़का को आप डांट दोगे ना, बच्चे को डांट दोगे, तो फिर उसमें शर्म की भावना आ जाती है। उसको डांटो मत, नान नान ढेलाल दे दो ना जी, कहा बड़का ईटा थोड़ी सा कि भाई वो अलगाए, ताकि उसमें कॉन्फिडेंस बना रहे। समझ रहे हैं? तो तीसरा देखिए, पहल बनाम दोष। पहल बनाम दोष तीसरा, ये 3 से 6 वर्ष की उम्र सीमा है। और इसमें क्या होता है, बच्चा थोड़ा जब बड़ा होने लगता है तो बच्चे में जिज्ञासा बनने लगती है, उत्सुकता बनने लगती है। जैसे आग जल रहा है, बच्चा छूने की कोशिश करेगा। पानी गिर रहा है नलका से, नल को पकड़ने की, उस पानी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। क्यों कोशिश? इसलिए करता है क्योंकि वो उस जानने की उत्सुक है, उसमें जिज्ञासा होती है। अब वो उत्सुक होने वाला है, वो जिज्ञासा उसमें उत्पन्न हो रहा है। ऐसे में अगर माँ बाप उसकी जिज्ञासा को डांट के दबा देगा तो उसमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं बच्चे में। लेकिन वहीं पर उसके जिज्ञासा को शांत करेगा, उसका जवाब देकर, तो फिर बच्चे आगे चल के फिर उसका अच्छे से क्या हो जाएगा, विकास भी होता है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान देना है। अगर आप एक माँ है ना, एक पिता भी हैं, तो आपके बच्चों के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आप बच्चे को बहुत अच्छा परवरिश दे सकते हैं। अगर आपने बाल विकास को सही से पढ़ लिया ना, आप अपने बच्चे को बेहतर परवरिश दे सकते हैं। चौथा आता है परिवार बनाम हीनता। देखो, ये 6 से 12 वर्ष की उम्र सीमा होती है। ठीक है, इस उम्र में क्या होता है,
बच्चा माता पिता के साथ मिल करके छोटे छोटे अब काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि 10-12 साल हो गया ना। और ऐसी स्थिति में अगर आप बच्चे को ऐसे काम दे दें कि वो बच्चा उस काम को नहीं कर सकता, तब बच्चे में फिर हीनता आ जाती है, हीन भावना आ जाती है। इसलिए बच्चे को उसके लायक आप काम दो करने को, ताकि वो बच्चा परिश्रम करना सीखे। ठीक है भाई, चलिए अगला आता है 5वां, पहचान बनाम भ्रांति। 12 से 18 वर्ष की उम्र होती है। इस उम्र में जो बच्चा है खुद अपने दम पर अब पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि अब मेरी पहचान मेरे मम्मी पापा के दम पर ना हो, बल्कि मैं खुद के दम पर पहचान बनाऊं। ऐसा करने की वो कोशिश करता है। अगर किसी कारणवश वो ऐसा नहीं कर पाता तो उसमें भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, भ्रम उत्पन्न हो जाती है। 6वां आता है आत्मीयता बनाम अलगाव। ये 18 वर्ष से 35 वर्ष के व्यक्ति में देखा जाता है। अर्थात वो दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है, दूसरों के साथ वो संबंध बनाने की कोशिश करता है, अच्छे संबंध बनाता है। अगर वो अच्छा संबंध नहीं बना सकता तो उसमें अलगाव की भावना आ जाती है। ठीक है, 7वां है उत्पादकता बनाम स्थिरता। ये 35 वर्ष से 65 वर्ष के उम्र के व्यक्ति में होता है, और इस उम्र में दूसरे के बारे में ये ज़्यादा सोचते हैं। चूँकि ये अवस्था 35 से शुरू हुआ है ना भाई, उसके बाद एक ऐसा स्टेज में आ जाता है जब रिटायरमेंट की उम्र होती है। इस उम्र में क्या होता है, वो जो है दूसरे के बारे में ज़्यादातर सोचते हैं, उनके बारे में सोचने की कोशिश है। भाई 35-40 साल के होकर लोग लड़का के बारे में सोची, मोर लोग लड़का बड़े हो ही मतलब पढ़े के लायक हो ही, तो मैं बोला बढ़िया स्कूल में पढ़ा हाँ, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ा हाँ, है ना। थोड़ा बड़ा होगा मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, उसकी अच्छी परवरिश करूंगा, उसको अच्छी शिक्षा दूंगा। इस तरह की सोच आती है ना। क्यों, ये उम्र ही ऐसा है। उसके बाद आता है 8वां संपूर्णता बनाम निराशा। अब पूरे अपने जीवन में जो जो काम किया वो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति सोचने लगता है कि मैं क्या चीज़ें, मेरा सपना था मैं उसको पूरा कर पाया, क्या इच्छा जो मैंने पूरी नहीं की, यानी कि मैं पूरा नहीं कर पाया। अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो वो पूरा नहीं कर पाता उसके बारे में सोच करके वो निराश हो जाता है। तो ये है मेरे दोस्तों 8 प्रकार के सिद्धांत। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब ये जो मैंने अभी सिद्धांत आपको बताया वो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत या मनोसामाजिक सिद्धांत। ठीक है, और किसका है ये सिद्धांत मेरे दोस्तों, तो एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने आज के इस सेशन में सिद्धांत बताया है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ही डिस्कस किया है मेरे दोस्तों, ताकि आपको समझ में आ जाए, आपके एग्जाम में बन सके, है ना। देखिए क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव आएगा, सीजीटेट 2026 हो या शिक्षक भर्ती हो। तो जो भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं, कार्यरत गुरुजी भी जुड़े हैं, आप सबों ला मैं नमस्कार करता हूँ। जितना भी सीजीटेट 2026 की तैयारी करो, ये भावी गुरुजी मन ला भी नमस्कार है। और ये वीडियो ला मैं यहीं तक रखूँ, अगला हमारा सेशन जो आई, ठीक है, भाषा और विचार से संबंधित बात ला करबो। हमारा जो 4था नंबर की वीडियो आई, देखिए हम टॉपिक को लंबा खींच रहे हैं, वीडियो को मैं लंबा इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से मैं कवर करवा सकूँ। 2 दिन मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आने की वजह से मैं मॉर्निंग सेशन में वीडियो नहीं ला पाया, लेकिन कंटिन्यू में वीडियो लाऊंगा। संडे है तो आज इसलिए वीडियो आया और मंडे को भी आएगा। ठीक है भाई, चलिए तो इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। जुड़े रहेंगे, नए साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। गुरुजी हमसे जुड़े हैं, अन्य गुरुजी तक भी बात को पहुँचाइए, वीडियो को पहुँचाइए, ताकि निःशुल्क क्लास का लाभ वे साथी भी ले सके। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।